एनसीईआरटी स्कूल पे आपका स्वागत है। जैसा हम सभी को पता है कि किसी भी बेसिक तैयारी के लिए, कंपटीशन के लिए सभी शिक्षकों द्वारा बताया जाता है कि आप क्लास 6 से लेके कम से कम 10वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ें। तो आप अपना मेन तैयारी करते हैं और एनसीईआरटी आपको बोझ लगती है, तो आप हमारे साथ धीरे धीरे पढ़ें। हमारा अप्रोच स्लो स्टडी एंड विन द रेस रहेगा। एक चैप्टर लगभग 20 से 25 मिनट तक जा सकती है। तो अगर आपको रील्स देखने की आदत है तो आप रोक रोक के देख लीजिए, अन्यथा इससे अच्छा रहेगा खुद किताब पढ़ें। यहाँ मैं भी पढ़ूंगा, या तो आप हेडफोन लगा के सुन सकते हैं या मेरे साथ स्क्रीन पर देखिए और पढ़ें। पहला चैप्टर कुछ खास नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ सुन लीजिए या फिर देख लीजिए। रोज एक एक करिएगा, एक एक चैप्टर होते होते आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और आपका मेन तैयारी भी चलता रहेगा साथ में, जो आप खुद कर रहे होंगे। और एक दिन 10 पढ़ने से अच्छा है कि रोज एक पढ़ें, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 10 पढ़िएगा और फिर 1 महीने बाद पढ़िएगा। खैर शुरू करते हैं। क्लास 6 इतिहास चैप्टर पहला, क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पे पड़ी। 100 साल पहले। वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था, कैसे पता लगा। ये जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत यानी होता है हमारे, मतलब इतिहास। इतिहास यानी हमारे पुराने समय के बारे में। जैसे आज आप 20 साल के हैं तो 10 साल पहले या 5 साल पहले या बहुत पहले किसी भी चीज़ के बारे, आपके घर के बारे में, यानी बहुत पुराने चीज़ों के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, उसी को अतीत कहा जाता है। अतीत के बारे में कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेट को, ये याद रखिएगा, अखेटक, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये जो है अ, अखेटक, अखेटक जिसको शिकारी, शिकारी कहा जाता है, अखेटक शिकारी कहते हैं। पशुपालक, कृषकों, शासकों यानी राजाओं, व्यापारियों यानी बिजनेसमैन, पुरोहित यानी जो पूजा पाठ कराते हैं, शिल्पकार जो ये गहना गुड़िया और शिल्पकार उसे भी कहते हैं जो वो बनाते हैं ना, मूर्ति उर्ति पत्थर के। कलाकार आप जानते ही हैं, जो कला का प्रदर्शन करते हैं। संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं, यही नहीं हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानी सुना करते थे, कौन सी नाटक देखा करते थे और कौन कौन से गीत गाते थे। लेकिन लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2, नर्मदा नदी का पता लगाइए। यहाँ पे देखिए, ये जो है इस मानचित्र, मानचित्र आपको थोड़ा बहुत आता होगा तो इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पता होगा, लेकिन इस मानचित्र को देखने की जरूरत नहीं है अभी आपके लिए। अतीत के बारे में कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या करते थे, ये तो पढ़ लिए थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, आसपास के जंगलों की विशाल क्षमता से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वो जड़, फल तथा जंगलोत्पादों यह संग्रह किया करते थे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप कर लीजिए। वे अपने जड़ के लिए जो है वो ये कुशल संग्राहक थे। आरंभिक काल के लोग कुछ कुशल संग्राहक थे। वे आसपास के जंगलों की विशाल क्षमता परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़, फूल तथा जंगल के उत्पादों का संग्रह किया करते थे। आपको पता ही है, अकेटा को शिकारी कहते हैं। उसको समझ आइए। अब तुम उत्तर अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और कृथर पहाड़ियों का पता लगाइए। इसमें देखिए, उत्तर पश्चिम किधर हो गया, तो आप उत्तर पश्चिम
इधर आ जाइए सुलेमान, ये है देखिए काबुल नदी है, ये सुलेमान है और किरथर की पहाड़ी है। क्या कहते हैं, अब तुम उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ, तो इसमें आपको देख के पता चल जाएगा उत्तर पश्चिम। उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। बढ़िया लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलें का उपजाना आरंभ किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8,000 वर्ष पहले उस पुरुष ने पहले कौन सी फसल, गेहूं और जौ फसलें उगाना आरंभ किया था। गेहूं और जौ, सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी, गेहूं और जौ की फसलें उगाना आरंभ किया था। उन्हें भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। ठीक है, बनाना शुरू किया। और आगे बढ़िए। यह गांव में रहते, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में बिंद के, मध्य यानी बीचों बीच, मध्य में देखिए बिंद की पहाड़ी है, यहाँ पे बिंद की पहाड़ी यहाँ पे है। और उत्तर पूर्व भारत यानी यहाँ के आसपास ये देखिए गौड़ों की पहाड़ी है ना। ये कुछ अन्य क्षेत्र कृषि का विकास हुआ, इसी दोनों जगहों पे जो कृषि का विकास हुआ है, इसमें आपको लोड नहीं लेना, बस सुनते जाइए। सबसे ज्यादा चावल उपजाया जाता है। कुछ अन्य क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया स्थान बिंद के उत्तर में स्थित है। ये जो बिंद है ना, कहाँ गई ये बिंद पहरी, इसी के आसपास, इसके उत्तर में यानी इसी के आसपास यह जो है वो सबसे पहले क्या उगाया था, चावल उगाया गया था। चलिए अब नीचे आइए। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए मानचित्र पर सिंधु नदी कहाँ है। हम्म, मानचित्र में देखिए आपको सिंधु नदी है, और ये जो छोटी छोटी नदियाँ इनसे निकली है, ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। ये पे आपको लोड नहीं लेना है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जैसे कोई बड़ा नदी चल रहा है, बीच से कोई छोटी नदी उसमें जाकर मिल जाए तो उसे सहायक नदी ही कहेंगे। लगभग 47 वर्ष ईसा पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कितने साल वर्ष पहले आरंभिक नगर फले फूले? 47,000 वर्ष। गंगा और इसकी सहायक नदी किनारे, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। गंगा और इसकी सहायक नदी तट के उर्वरती इलाकों में लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर का विकास हुआ। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जिसे आपको पता ही होगा, बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था, के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के हिस्से दूसरे हिस्से की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम बड़ी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अंत असंभव नहीं था। अंत कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्रकृति आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसलिए अतिरिक्त व्यापारी इसके अतिरिक्त सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में, इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धर्म गुरु लोग भी शिक्षा या सलाह देने गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। इस सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्राप्त होता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? देखिए जो भी ब्लू लाइन में ना, उसमें आप पहले खुद से बताइए, पहले यात्रा क्यों किया करता था और आज क्यों करते हैं? आज भी हम यात्रा करते हैं, जैसे बाहर पढ़ने जाने के लिए, कोई स्पोर्ट्स घूमने के लिए, या किसी भी अच्छा जगह है वो देखने के लिए, या कुछ सीखने के लिए आज की यात्रा है। एक बार फिर मानचित्र एन को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वैसा कर सके, वो पर्वत की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में से कुछ लोग उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और गए बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर की तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे से विचार को अपनाते रहे। देश का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा गौर से सुनिए या देख भी लीजिए। अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। देखिए हमारे देश का नाम दोनों है, लेकिन अभी जो विवाद चल रहा था कि इंडिया है देश का नाम कि भारत अच्छा होना चाहिए, तो उस बात से बचिए और ऑथेंटिक इतिहास की किताबें पढ़ें और एक पढ़े लिखे लोगों की तरह उसका जवाब दीजिए। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। अब पॉइंट आउट इसको तो करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 25 वर्ष पूर्व
उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को, यूनानियों ने जो 25 वर्ष पूर्व जो है 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस, ठीक है। तो अब देखिए सिंधु को कहा गया हिंदोस या इंदोस, और इंडिया शब्द इंडस से निकला है। तो यानी अगर ऑप्शन देगा अपने देश के नाम में तो चारों ऑप्शन आएगा तो चारों मारिएगा, ठीक है। इन्हें मिलता जुलता अगर आपको कहीं है तो मार दीजिएगा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश इंडिया कहलाता है, और ये जो सिंधु नदी है ना, इसी में पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया है। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 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 समूह का लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति रिंग में भी मिलता है। इसके बाद इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें, ये भी महत्वपूर्ण है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। इसको पॉइंट आउट कर लीजिए। जो हाथ से लिखी गई पुस्तकें हैं उन्हें पांडुलिपि कही जाती हैं। पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो अंग्रेजी शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, जिसे लैटिन शब्द मेन्यू का अर्थ होता है हाथ, और हाथ से लिखने वालों को कहते हैं पांडुलिपि, इसलिए अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। पांडुलिपि प्राय तारपत्रों अथवा हिमालयों के क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार। देखिए पांडुलिपि एक प्राय जो है ना तारपत्र, पहले आप देखते थे पत्र में जो लिखा होता था, और भुर्ज नामक पेड़ की छाल पे विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पे लिखी मिलती है। याद करने वाली चीज, जो पांडुलिपि है उसको अंग्रेजी मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, और ये प्राय तारपत्रों और हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छालों से विशेष तरह से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। इसका एक ये उदाहरण है। आपने पहले के टीवी में देखा होगा, इस तरह से लिखे थे ऋषि मुनि। इतने वर्षों में से कई पांडुलिपि को कीड़े ने खा लिया। जाहिर सी बात है पेड़ पत्ते हैं तो खा ही खत्म हो ही जाएंगे, कुछ नष्ट कर देंगे। फिर भी ऐसी पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। ये प्राय मंदिर और विहारों में है। यह मठ मंदिरों में है, इसका अर्थ ये हुआ। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं के व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो जो प्राकृतिक भाषा उसका प्रयोग पहले कौन करते थे? आम लोग करते थे। अभी देखिए हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं, तो जैसे कि अगर वो तारपत्र पे लिखा है और हाथों से लिखा है तो उसे हम कहते हैं पांडुलिपि। और अगर वो दीवार पे, अगर अभी आप एक दीवार बना दीजिए उस पे आप एक क्या बोलते हैं कांटे या किसी भी चीज़ से खुरेद खुरेद के लिखिए तो उसे अभिलेख कहा जाता था। अभी देखिए जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर, जैसे एक बार टीना का कोई चीज़ ले लीजिए उस पर आप खुरेद खुरेद के लिखिए तो पांडुलिपि सॉरी अभिलेख कहा जाएगा। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते ताकि लोग उन्हें देख सकें। जैसे अभी अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो, यहाँ लिखा रहता है कि हाँ थोक न माना है, तो डिस्प्ले पे रहता है या फिर किस कागज पे चिपका रहता है। उसी तरह से पहले राजा का कोई या सरकार कोई नया काम, अभी तो सरकार कोई नया कानून बना तो व्हाट्सएप पे भी आ जाता है या टीवी पे आ जाता है, लेकिन पहले जब सरकार कोई नई आदेश बनाती थी तो उसे इस अभिलेख पे ही लिखवाया जाता था जो सब पढ़ सके, ताकि उन्हें देख सके, पढ़ सके, उन्हें कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते थे जिनमें राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष की अपनी कार्यों का विवरण उत्तीर्ण करवाया जाते थे। आज भी देखिए अगर आपके मोहल्ले में रोड बनेगा तो फलना विधायक, मेयर, चाहे वार्ड मेंबर, इन सबका नाम लिखा होता था। तो कुछ अभिलेख ऐसे भी थे जिसपे राजा रानी सहित स्त्री पुरुष के अपने कार्य विवरण का उत्तीर्ण करवाए हैं, उदाहरण के लिए पढ़ाया। लेकिन इसका जो मेन इस्तेमाल होता था वो शासक अपने लड़ाइयों में अर्जित विजय, मतलब कितने को मारे, कितने को हारे, क्या जीता क्या हारा, ये लिखवाते थे। क्या तुम बता सकते हो कठोर सतह पर लेख लिखने के लिए लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या कठिनाई आती थी? आपको ये बताना चाहिए और बता सकते हैं, बड़ी चीज़ नहीं है। लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान में, ये जो अभिलेख आप देख रहे हैं ये वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक ने विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है वो ये है, देखिए यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामाइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में, ये यहाँ देखिए ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा आरामाइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ठीक है, जो कंधार में अभिलेख मिला है तो किस भाषा में है? आरामाइक और यूनानी, दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है।
इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तु अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं को अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातात्विक कहलाते हैं। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जैसे पुरातात्विक जिसको कहते हो, क्या करते हैं, कोई चीज़ बहुत पुराना मिल गया उसका वो अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसा तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट न होने वाला होता है। पुरातात्विक जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डी ढूंढते हैं। इनसे यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष, यानी कि जो हम लोग चावल दाल खाते हैं उसका अवशेष मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मछली उछली कोई खाता है तो उसका हड्डी बचा रहता है। उससे वो अनुमान लगाते हैं कि पहले के लोग मछली खाते थे, कैसे खाते थे, इस तरह की चीज़ें। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे सोर्स। और आपको कोई जानकारी कहीं से मिला तो सोर्स क्या था, टीवी से मिला, उसी तरह से इतिहास उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अभी देखिए, अतीत एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक व हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत अलग अलग मायने रखते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन, राजाओं की रानियों जीवन तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन भिन्न थे। आज भी देखिए, जो लोग छात्र हैं, जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग कृषि का कार्य करते हैं, जो लोग सीएम हैं, जो लोग डीएम, उन सबका कार्यशैली अलग है। एक स्टेट का कार्य मतलब अतीत जो होगा, इतिहास होगा या वर्तमान अलग है, फिर दूसरे स्टेट का अलग है। उसी तरह से पहले भी जो थी अतिथि अलग अलग ही थी, अलग अलग हिस्सों में। ये देखिए, जीवन शिल्प जीवन बहुत भिन्न था। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन मछलियां पकड़ के, शिकार करके तथा फूल के संग्रह प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह भेद अतीत में विद्यमान थे। इस अतिरिक्त अन्य के तरह का भेद है इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय कार्यों को लेखा जोखा नहीं रखते हैं। जैसे आपका जन्मदिन, जैसे आज से 5 साल पहले, अब तो फेसबुक बता देता है, लेकिन इससे पहले आपका जन्म कब हुआ, क्या हुआ, एक नॉर्मल गरीब आदमी के लिए ये सब कोई महत्व नहीं रखता था। लेकिन वही राजा का, जैसे कोई सीएम है, कोई डीएम है, उसका लड़का कब जन्म लिया, कोई बड़ा स्टार है, तो इस तरह की चीज़ हर वक्त रहता था। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब यदि समझिए, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, तुम शायद उस दिन तारीख, माह, वैसे जर्स, जैसा कि 2000 या उस तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले रूपी जानी जाती है। इस पुस्तक को हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों को उल्लेख करेंगे। देखिए, ये जो लिखा हुआ है अंग्रेजी में बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जिसे कहते हैं, ये जो है पूरे ब्लू में, इसको जानने के लिए आप सीधे हैं बिफोर क्राइस्ट, और ये डेट जानने के लिए आप यूट्यूब पर एक कोई तो वीडियो देखिए कार्टून वाला, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं भी समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इतना अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा जितना वो आपको कोई एक वीडियो जो कार्टून से बनाया होगा वो आपको समझा देगा। हालांकि ऊपर जो पढ़े उसी तरह की चीज़ें हैं। फिर भी नहीं होता आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें से 2-3 आएंगे, आपको तो होना चाहिए। उपयोगी शब्द, यात्रा आप जानते हैं, पांडुलिपि भी जानते हैं, अभिलेख भी जानते हैं। पांडुलिपि वही जो हाथ से लिखा होता है, खासकर भोजपत्रों पे। अभिलेख जो वो मतलब ये जिसको गूंथ कर लिखते हैं, तीन उन पे कुछ वो। पुरातत्वविद भी हम जानते हैं, इतिहासकार। स्रोत यानी सोर्स, अज्ञात लिपि, जैसे कि वो जो अभी कंधार में जो मिला था, ऊपर हमने पढ़ा था ना, वो अफगानिस्तान में कंधार में जो अशोक का पत्र मिला था, वो था आरामाइक और यूनानी लिपि में। ठीक है, ये देखिए, नर्मदा घाटी,
मगध, मगध जो भी पटना को पहले मगध कहा जाता था। इसमें आप मिलान कीजिए, अगर नहीं मिलान कर पाइएगा तो फिर हम बाद में नीचे कहिएगा तो फिर इस पे कमेंट में कर दिया जाएगा, हालांकि बहुत आसान है, कर लीजिएगा। रसीदा प्रश्नों को फिर से पढ़े, उसका उत्तर क्या हो सकता है ये देखिए, सबसे ऊपर आइए, ये है रसीदा का प्रश्न। रसीदा बैठे एक बार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह कुर्सी पर पड़ी। 20 साल पहले वो सोच रहे थे कि कैसे जान सकते इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो कैसे जान सकते हैं हम? किताब से, इतिहास से, इस सब से। ये ओपन एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ओपन क्वेश्चन मिलेगा, आपको दिमाग लगाना, ऐसा नहीं कि दूसरे रट के पीछे से आगे देना, ऐसा कुछ नहीं रहता है। पुरातत्वीय द्वारा पाए जाने वाले सही वस्तुओं की एक सूची बनाओ, इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। ऊपर ये ओपन एंडेड थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा नहीं, ये दोनों ओपन एंडेड क्वेश्चन है। साधारण स्थिति तब पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या तुम क्या सोचते हो? समझ रहे हैं, ये ओपन एंडेड है, यही तो एनसीईआरटी का कमाल है दोस्तों। कम से कम दो ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों को जीवन में भिन्नता का पता चले। इजी है, आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी इस्तेमाल करिए, हो जाएगा। पृष्ठभूमि शिल्पकार शब्द का पता लगाओ, आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या शिल्पकार को स्त्री पुरुष, स्त्री तो दोनों पुरुष, कोई चीज़ ऐसा बनाई है तो जो स्त्री और पुरुष बनाते होंगे। अतीत पुस्तक किन किन विषयों पर लिखी गई थी, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे? अतीत में पुस्तक किन किन विषयों पर लिखी गई थी? तो राजा रानी की लड़ाइयों पर लिखी गई थी, राजाओं के इतिहास पे, और उसके बाद ये आयुर्वेद पे लिखी गई थी, और बहुत सारी किताबें हैं, तुम्हें जिस पे पसंद है तुम पढ़ो। और ये इंपॉर्टेंट है, कृषि का आरंभ 8,000 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 47 वर्ष पूर्व पहले गंगा घाटी की नगर मगध वर्ष राज्य 25 वर्ष पूर्व वर्तमान में 200 वर्ष में। मैं सीधे आपको एक बार कह दे रहा हूँ, एनसीईआरटी नोट टू बी रिपब्लिश्ड। ओके, सबसे पहले कि आप हमारे साथ पढ़ेंगे या हेडफोन से सुनेंगे। दूसरी बात, इसमें जो चीज़ें आपको रटनी नहीं है, जो एनसीईआरटी रटेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछती है, रटना नहीं है। रहेगा कि सर अगर ये नहीं याद करेंगे 8,000 वर्ष पूर्व तो कैसे याद रहेंगे, वो आप हम पे छोड़ दीजिए, सिर्फ आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन एक दो आती हैं, और एक दो बार रिवीजन पर आपके दिमाग में वो छप जाती है, इसलिए रटना मना है। तो कैसा लगा आज का पहला क्लास? एनसीईआरटी स्कूल को लाइक, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और कुछ है तो कमेंट भी कर दीजिए। देखते हैं आगे कैसा होता है, फिर आगे मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। एनसीईआरटी